फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप पिछले वाले वीडियो में देखा था आपने, आज हम लोग ये बात करेंगे कि बल कहते किसे हैं और बल से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक्स हैं उसके इफेक्ट हो या उसका जो टाइप्स है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि बल क्या है, फोर्स किसको कहेंगे। तो एक लाइन का डेफिनेशन याद रखिए कि पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। मतलब किसी वस्तु को खींचना या धकेलना बल कहलाता है। क्या लिखा मैंने? किसी वस्तु को खींचना या धकेलना बल कहलाता है। या आप फोर्स का कोई और भी डेफिनेशन याद रखना चाहते हैं तो मैं एक और लिख देता हूं कि बल वह भौतिक कारण है, बल वह भौतिक कारण है जिसके बल वह भौतिक कारण है जिसके द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जाता है या लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। फोर्स जो है ये क्या है? किसी वस्तु के गति का कारण है, एक फिजिकल जैसे कि कॉजेज है जो किसी वस्तु को गति में या जैसे कि वस्तु की स्थिति को बदल देना। मतलब अगर वो विराम में है तो गति में कर देना, गति में है तो विराम में कर देना, गति में भी है और एक समान से है तो उसके वेग को बढ़ा देना, किसी की दिशा को बदल देना। किसी भी प्रकार का परिवर्तन अगर किसी वस्तु में हो रहा है तो वहाँ पे अगर कोई भौतिक कारण ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। जैसे अगर किसी वस्तु की गति की दिशा बदल गई अचानक से, किसी वस्तु का वेग बढ़ गया, उसका वेग घट गया, या कोई वस्तु विराम में थी अचानक से आपको गति में दिख गई, मतलब वो विराम से गति में हो गई। कोई वस्तु गति में थी विराम में आ गई। तो ये सब जो परिवर्तन है, ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं, इन सब के पीछे कौन है? तो इन सब के पीछे फोर्स है। तो फोर्स का मतलब क्या? कि यह एक ऐसा फिजिकल कॉजेज है, एक ऐसा भौतिक कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है।
या लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा कि बल वह भौतिक कारण है जिसके द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जाता है या लाने का प्रयास किया जाता है। या सिंपल आप बोल दीजिए कि किसी वस्तु को खींचना या धकेलना बल कहलाता है। बड़े एक लाइन का डेफिनेशन है कि भाई किसी भी वस्तु को आप धकेल दीजिए, पुश कर दीजिए या पुल करिए, खींचिए, ये फोर्स है। ठीक है, अब इसके कुछ इफेक्ट्स हैं, फोर्स के कुछ इफेक्ट हैं जिससे हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि फोर्स किस प्रकार के स्थिति में परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बल का प्रभाव। बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल क्या क्या इफेक्ट उत्पन्न कर सकता है, किस प्रकार से वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर सकता है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो बल काम कर सकता है, बल वस्तु को विराम से गति में ला सकता है। आप खुद सोचिए ऐसा पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। कोई वस्तु रुकी हुई है और उसको खींचा जाए या उसको धकेला जाए। ध्यान रखिए, खींचना या धकेलना दोनों ही बल है। ठीक है, तो कोई अगर वस्तु विराम में है और उसे आप खींचते हैं तो वह क्या हो जाएगा, पहले रेस्ट में होगा, धीरे धीरे वो मोशन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बल क्या कर सकता है। तो पहला हमने लिखा उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को, कि बल किसी वस्तु को विराम से गति में ला सकता है। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो जैसो कि उसको गति में ला सकता है। तो इसके विपरीत भी आप ध्यान रखिए इस बात को। अगर आपको कहीं कोई वस्तु विराम में दिख रही हो और वो गति में अचानक दिखने लगे, पहले आपको विराम में दिखा फिर अचानक गति में दिखने लगा, तो आप इस बात को मानिए कि उस पर जरूर फोर्स लगा है। बिना बल का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में? ये ध्यान रखिए। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी विरामावस्था में स्थित वस्तु को गति अवस्था में कर सकता है। दूसरा, बल वस्तु को गति से विराम में ला सकता है। ला सकता है, सोचिए, अगर कोई वस्तु गतिशील है, गति में है, तो आप उस वस्तु को पीछे से खींचेंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आपने उसको खींचा, उस पर बल लगाया और धीरे धीरे वो विराम में आ गया। तो बल ये भी कर सकता है कि नहीं, कि कोई अगर वस्तु गति में है तो उसे विराम में ला सकता है। तीसरा, बल वस्तु के वेग को परिवर्तित कर सकता है। बल जो है वस्तु के वेग को परिवर्तित कर सकता है। मतलब अगर कोई वस्तु स्लो जा रही हो, बिल्कुल एक रफ्तार से जा रही है, और आप उसे पीछे से जा कर के पुश कर दें, धकेल दें, तो अचानक उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसका वेग में परिवर्तन हुआ, तो उसका कारण क्या है, बल। ठीक है, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। वेग एक सदिश राशि, तो एक तो है कि उसके परिमाण को बढ़ा ही सकता है, दूसरा है कि डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फुटबॉल है और यहाँ पे कोई खिलाड़ी है
जो इसको यहाँ से पुश करता है, तो इधर इस डायरेक्शन में बॉल जा रहा है, ऐसे वो जा रहा है ये बॉल यहाँ पे, तब तक यहाँ पे कोई है और उसको यहाँ से ऐसे फोर्स करता है। ये बॉल ऐसे इस दिशा में जा रहा था, लेकिन जैसे ही कोई यहाँ का जो खिलाड़ी होगा वो यहाँ से ऐसे पुश करेगा तो ये इधर जाने लगेगा। तो क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी गति की दिशा पहले इधर थी, और जब इस व्यक्ति ने, इस खिलाड़ी ने इस पे फोर्स लगाया, बल लगाया, इसको धकेला, तो इधर चलने लगा, इधर जाने लगा, तो इसके गति की दिशा बदल गई। तो हम क्या बोलेंगे, वेग बदल गया। तो वेग बदलने के पीछे का कारण क्या है, वो फोर्स जिसने ये लगाया। अगर ये नहीं लगाता तो ये उसी दिशा में जाती रहती जिस दिशा में जा रही थी। ठीक है, तो फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, वस्तु के गति की दिशा को बदल सकता है और उसके परिमाण को भी बदल सकता है, अर्थात बल वस्तु के वेग को बदल सकता है। ठीक है, चौथा, आप इसी को चाहें तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि बल किसी वस्तु के चाल को बदल सकता है, और एक अलग बल वस्तु के गति की दिशा को बदल सकता है। मैं लिख ही देता हूं, बल वस्तु के गति की दिशा को बदल सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो फोर्स जो है, बल जो है, वह वस्तु के गति के दिशा को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, ओके, तो बल क्या क्या कर सकता है भाई, विराम से गति में ला सकता है, गति से विराम में ला सकता है, बल वस्तु के वेग को परिवर्तित कर सकता है, अर्थात किसी चीज को स्लो कर सकता है, किसी चीज को फास्ट कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या उसको मैंने अलग में लिख दिया कि बल वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। एक और इफेक्ट हम लोग लिखना चाहेंगे, पांचवा, बल वस्तु के आकार व आकृति को बदल सकता है। ठीक है, बल जो है वस्तु के आकार व आकृति को चेंज कर सकता है। फोर्स आप किसी वस्तु पे लगाइए तो जो है सो कि उसके शेप और साइज को चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में एक पत्थर है और आप किसी के सर पे, किसी की मुंडी पे पत्थर से मार दिए, तो क्या होगा, उसका जो सर होगा थोड़ा सा फूल जाएगा। तो पहले जो उसकी आकृति थी, जिस तरीके से वो दिखता था, अब वो नहीं दिखेगा, उसका थोड़ा सा आकृति बदल जाएगी। या बचपना में कभी किसी से जो है जो झमेला वगैरह हो गया, छोटा मोटा अगर लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो कोई सामने दे देता है तो ये थोड़ा सा बाहर आ जाता है। तो उसने क्या किया, पुश किया, आपको फोर्स लगाया और बल लगाने के कारण आपकी आकृति में बदलाव आ गया। या जैसे कि कोई बलून है हवा से भरा हुआ, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि उसका जो आकार है वो देखिए, और आप उसको जब कंप्रेस करते हैं तो फिर उसका आकार देखिए क्या हो जाता है, फट जाता है, तो काफ़ी छोटा हो जाता है। तो बल जो है वस्तु के आकार को बदल सकता है, छोटा को बड़ा, बड़ा को छोटा कर सकता है कि नहीं। तो फोर्स शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो 5 इफेक्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स के, इन्हें हमें ध्यान रखना है। इन सबके विपरीत हमें ये भी बात ध्यान रखना है कि अगर कोई वस्तु विराम से गति में हो रही है तो समझ जाइए कि वहाँ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, आपने ऐसे याद रखा कि बल किसी वस्तु को विराम से गति में कर सकता है, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि अगर कोई वस्तु विराम से गति में गई है तो उसके पीछे कारण कौन है, फोर्स। बल किसी गतिशील वस्तु को विराम में कर सकता है, तो ये भी ध्यान में रखिए कि अगर कोई वस्तु गति में थी और विराम में चली गई तो जरूर उस पर फोर्स लगा है, बल लगा है।
बल किसी वस्तु के गति को बदल सकता है, चाल को बदल सकता है, दिशा को बदल सकता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी वस्तु के गति की दिशा को बदल रही है तो समझिए कि वहां फोर्स भी लग रहा है। बल किसी वस्तु के आकार व आकृति को बदल सकता है, तो अगर आपको कहीं ऐसा दिखे कि किसी वस्तु का आकार या आकृति बदल रहा है तो आप समझिए कि वहां फोर्स लग रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी लगातार घूमती रहती है, समझने के लिए हम वृत्ताकार पथ पे कहते हैं उसे, लेकिन उसका जो पाथ है उसको इलिप्टिकल पाथ कहा जाता है, सही तरीका वही है, थोड़ा सा वलयाकार उसको कहते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं समझाने के लिए अगर वृत्ताकार पथ मान लिया जाए तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसके गति की दिशा बदल रही है या नहीं बदल रही है? तो आंसर है बदल रही है। आप सोचिए थोड़ा देर लिए कि मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है और ऐसे वो चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पे पृथ्वी जब ऐसे आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं इधर जाएगी, लेकिन ये तो ऐसे घूम रही है ना, यहाँ से ऐसे घूम जा रही है, फिर यहाँ पे लगेगा कि ये कहीं इधर जाने वाली है, यहाँ पे लगेगा ये पृथ्वी कहीं इधर जाने वाली है, जब यहाँ से घूमते हुए ऐसे आएगी तो लगेगा पृथ्वी कहीं इधर जाने वाली है। लेकिन हो क्या रहा है भाई, लगातार पृथ्वी के गति की जो दिशा है वो प्रत्येक बिंदु पर बदल रही है। और ऐसा होता है वृत्तीय गति में। मैं सिंपल सी बात करूं कि एक धागा से एक पत्थर को बांधिए और उसे घुमाइए तो पत्थर की गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती जाती है। आप अपने साइकिल को किसी चौक पे जो वृत्ताकार है उसके चारों तरफ घुमाइए चौक चौराहे पे, तो क्या होगा, आपकी गति की दिशा लगातार बदल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, बिना बल लगे आपकी दिशा बदल ही नहीं सकती। अब आप उसके डेप्थ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो साइकिल का व्हील होता है, साइकिल का चक्का होता है, वो घर्षण बल जो है सो कि सड़क और साइकिल के चक्के के बीच में घर्षण बल लगता है। घर्षण बल का 2 कंपोनेंट होता है, 2 घटक तोड़ते हैं, फिर वहाँ पे एक अभिकेंद्रीय बल के रूप में काम करता है, जिसके कारण जो है सो कि आप घूम पाते हैं, आप वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। अगर आप सूर्य और पृथ्वी के बीच जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और सूर्य हमेशा अपनी तरफ पृथ्वी को खींचते रहता है, जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वो अपना ऑर्बिट छोड़ के कहीं दूर नहीं चली जाती है। पत्थर और उस धागे के बीच को ध्यान से देखिए, धागा को आप क्या करते हैं, हमेशा अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचते रहते हैं, ऐसे घुमाते हैं। तो हम करते क्या है, धागा जो है पत्थर को अपने हमेशा केंद्र की तरफ खींचता है, तभी तो ये इधर जा रहा था, यहाँ पे पत्थर इधर जा रहा था, तो आप कह रहे हो कि नहीं आप सेंटर की तरफ रहो, तो उसकी गति की दिशा ऐसे चेंज हो रही है, तो आप फोर्स तो लगा रहे हो। तो मेरा कहना ये है कि ठीक है, फोर्स के ये सारे इफेक्ट हैं, फोर्स जो है इतना सारा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, अपना इफेक्ट उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अगर ये सारे इफेक्ट्स अगर आपको कहीं दिख रहे हैं, ये सारे प्रभाव आपको कहीं दिख रहे हैं, तो ये तय है कि वहाँ फोर्स है, बल है। आपको या तो नहीं दिख रहा है या अभी समझने की एबिलिटी हमारे अंदर नहीं आई, लेकिन अगर चेंजेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली निश्चित रूप से वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स है जो वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर रहा है, क्योंकि वो किसी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन का जो कारण है वो कौन है, फोर्स है, वही तो बल है, और इसीलिए तो हम कहते हैं कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो ये हो गया हमारे बल का इफेक्ट। दूसरी चीज हम थोड़े से बात करेंगे कि जो बल है वो अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो हम कहते हैं कि वैसी भौतिक राशि जिनके पास परिमाण होता है, दिशा होती है, तथा जिन्हें जोड़ने के लिए सदिशीय बीजगणित का प्रयोग करते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो बल जो है वो सॉफ्ट भी होता है और हार्ड भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके गाल को बड़े प्यार से सहलाया जाए, कोई छोटा सा बच्चा हो, बउआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्यार करते हैं, है कि नहीं। 4-5 साल 7 साल का बच्चा हो, लेकिन जब उसको कहा जाता है कि चलो बैठिए थोड़ी पढ़ाई करो, तो कहता है ना पढ़े। तो ऐसा कुछ अगर बोलता है तो हम क्या करते हैं, उसी गाल पे थोड़ा सा हार्ड फोर्स लगा देते हैं, जोर से लगा देते हैं, तो कहाँ करने लगता है, रोने लगता है। तो कहने का मतलब है कि पहले जब आप उसके गाल को सहला रहे थे, उसको लार प्यार जो कर रहे थे आप,
उसके कारण वो बड़ा खुश था, आपके गले लिपट रहा था, तो उस फोर्स का इफेक्ट देखिए, और थोड़ा सा जोर से फोर्स लगा दिए उसका इफेक्ट देखिए, दोनों अलग अलग है। मतलब बल के पास परिमाण होता है, बल के पास मैग्नीट्यूड होता है। बल सॉफ्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मतलब बल कम परिमाण का हो सकता है, अधिक परिमाण का हो सकता है, तो बल के पास परिमाण होता है। दूसरी चीज, आप अगर किसी वस्तु को फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो एक काम करिए कि जो है सो कि उस वही जो बच्चा है उसके आप ऐसे सर को पकड़ करके या उसके गाल को पकड़ करके ऐसे धकेलिएगा तो ऐसे झुक जाएगा वो, लेकिन उतने ही उसी सॉफ्ट फोर्स से, उसी प्यार से आप उसको इधर से करिए तो इधर झुक जाएगा। तो इस बार डायरेक्शन चेंज हो गया, बात समझिए। आप फोर्स इधर लगा रहे थे तो वो इधर झुका, इधर लगा रहे थे तो इधर झुका। एक बॉल है, उसको कुछ मतलब सॉफ्ट तरीके से आप, एक बॉल है, गेंद है, उसको इधर खींचिए तो इधर चला जाएगा, और उस उतने ही बल से, जोर से नहीं है ना, कम धीरे से, उतने ही जितना इधर लगाए थे उतना ही बल इधर लगाए तभी इधर जाएगा। मतलब फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी दिशा में बल लगाएं वस्तु हमेशा एक ही दिशा में जाएगी या उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब वस्तु की जो गति की दिशा है, उसके मोशन का जो डायरेक्शन है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि आप बल किधर लगा रहे हैं, उसी के अनुसार वस्तु गति की दिशा चुन रही है। मतलब फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है, तो बल के पास परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। और जब हम इसे वेक्टर अलजेब्रा से जोड़ते हैं, सदिशीय बीजगणित से जोड़ते हैं, तो वो उसको अपनाता भी है, उसे फॉलो भी करता है, ठीक है। और जब सीधे जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट सही नहीं आता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बल सदिश राशि है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि नोट करके, क्या है भाई, बल के पास परिमाण व दिशा दोनों होती है, या दोनों होता है, जिसके कारण बल जो है क्या है, एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, ठीक है। और मैं यहीं पे लिख दूं, बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, उसको हम एन से दिखाते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, न्यूटन। सर आइजक न्यूटन, ये हमारे वैज्ञानिक हुए। तो फोर्स के विषय में काफ़ी ज़्यादा जानकारी उन्होंने दी है। तो जैसे कि उनके सम्मान में बल का जो एसआई मात्रक है उसको न्यूटन रखा गया है, और उसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। एक और बल का ऐसे मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब फोर्स का फॉर्मूला आएगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। यदि आप यहाँ भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि बल का ऐसे मात्रक एक और होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी बल का ऐसे मात्रक होता है। न्यूटन बोलिए या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलिए, दोनों सेम है। बल का एक सीजीएस मात्रक होता है, तो बल का एक सीजीएस मात्रक होता है डाइन, ठीक है, डाइन। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 का पावर 5 डाइन, ठीक है। ये रिलेशन होता है। जैसे आप ये बात जानते होंगे कि द्रव्यमान का ऐसे मात्रक केजी होता है और उसका सीजीएस मात्रक ग्राम होता है। तो ग्राम से भी मास को माप सकते हैं और केजी में भी माप सकते हैं, और ग्राम और केजी में रिलेशन होता है कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो वही चीज़ है कि बल का जो एसआई मात्रक है वो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो सीजीएस मात्रक है वो डाइन होता है। और न्यूटन और डाइन में संबंध है कि 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन, मतलब 1 पे 5 को 0 बैठा दीजिए, ठीक है। यानी उसको बैठाइएगा तो क्या आएगा, 1 लाख आएगा ना, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख आएगा, हाँ जी। 1 पर 5 को 0 बैठाइएगा ना जी, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख ना, यानी 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन, ठीक है। इसको जब पढ़िएगा ना तो थोड़ा सा अपने दादा दादी से दूर रहिएगा, चाहे मम्मी पापा थोड़ा सा जो ओल्ड होंगे, नहीं तो समझ जाएंगे कहीं गांव के आसपास कोई बुढ़वा बुढ़िया है उसके डाइन के विषय में बात कर रहे हैं
तो हो सकता है आपका क्लास हो जाए कि डाइन घुटने वाला कौन पढ़ाई तुम कर रहा है जी। तो 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन होता है। 10 का पावर 5 डाइन को जब ऐसे तोड़िएगा ना तो 1 लाख आता है। तो 1 न्यूटन में मतलब 1 न्यूटन का फोर्स कहीं लगा रहे हैं, मतलब 10 का पावर 5 यानी 1 लाख डाइन फोर्स लगा रहे हैं। तो डाइन और न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये सब मात्रक है बल का, वो ऐसा ही मात्रक है न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और डाइन जो है वो सीजीएस मात्रक है, और ये उसमें संबंध है। ठीक है, देखिए अब हमें चर्चा करना है टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। तो बल का तो बहुत सारा टाइप है, लेकिन हम लोग जो सिलेबस अनुसार है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको दो जो है बल को 2 आधार पर वर्गीकृत कर देता हूँ, उसको क्लासिफाइड कर देता हूँ। पहला, बल जो है वो या तो संपर्क बल होगा या असंपर्क बल होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। आप कोई भी बल का जो है स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो या तो वह कांटेक्ट होगा, स्पर्श बल होगा, या विदाउट कांटेक्ट होगा, असंपर्क बल उसको कहेंगे। संपर्क बल, स्पर्श बल, कांटेक्ट फोर्स एक ही चीज है। मतलब अगर किसी वस्तु को आप संपर्क करके, स्पर्श करके, छू करके बल लगा रहे हैं या बल आरोपित हो रहा है, तो उसको हम स्पर्श बल कहते हैं या संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जो ये माइक लगा हुआ है इसको मुझे पुश करना है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको दूर से चाहूँ कि कुछ जादू मंत्र, ऐसा कुछ मंत्र वंत्र मारूं और ये यहाँ से नीचे गिर जाए, तो संभव नहीं है। इसके लिए मुझे छूना पड़ेगा। या अगर मैं यहाँ पे कोई मैग्नेट लाऊं, कोई चुंबक लाऊं या कोई आवेशित कण लेके आऊं, तो ये हिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस मटेरियल का बना है, जिस पदार्थ का बना है, इस पर न चुंबक बल लगा सकता है, न कोई आवेशित वस्तु बल लगा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको क्या करना होगा, मुझे स्पर्श करके बल लगाना होगा। कांटेक्ट करेंगे तभी जाके हम इसको धकेल सकते हैं या खींच सकते हैं। ठीक है, जादुई टाइप का दूर से ही नहीं कि वो मतलब उसका कुछ मंत्र वंत्र मारे फिर उसके बाद जो है कि यहीं से करे और वो आने लगा, जैसे कि फिल्मों में होता है। आपने देखा होगा कि कई सारे जो हॉरर मूवीज़ होते हैं उसमें ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो है साधु वगैरह लोग दिखाए जाते हैं और वो मंत्र वंत्र मारते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आदमी उड़ने लगता है। विदाउट कांटेक्ट ही होता है। हम लोग किसी व्यक्ति को उठाना हो तो वैसा कोई मंत्र नहीं है कि हम लोग मंत्र मारे और जैसा कि आप उड़ने लगे, आप वहाँ से वहाँ चले जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये फिल्मों में होता है, धरातल पे नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि आप किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो वो या तो कांटेक्ट होगा, स्पर्श करके लगा सकते हैं, या बिना स्पर्श के भी लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह संपर्क करना है। अगर आप एक लोहे के कण को, एक लोहे का कोई वस्तु है और वो यहाँ पे है और यहाँ पे बड़ा सा चुंबक ला कर रख दीजिए, तो चुंबक इसको यहीं से दूर से ही खींच लेगा। इस चुंबक को संपर्क में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे रख दीजिएगा चुंबक और यह लोहे का कण इसके चुंबकीय क्षेत्र में है तो यह खींचा चला आएगा और चुंबक से वो सट जाएगा, चिपक जाएगा। तो चुंबक दूर से ही बल लगाए तो उसको दूरी प्रक्रिया बल भी कहते हैं, इस तरह का नाम दिया गया। या इसको असंपर्क बल, नॉन कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट, इस तरह की चीज़ें आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स जो है जब भी लगेगा तो या तो कांटेक्ट करना होगा, उसको पकड़ना होगा, उसको छूना होगा, स्पर्श करना होगा, और या तो वो दूर से भी लग सकता है। अब जो दूर से लग सकता है, जो बिना कांटेक्ट का लग सकता है, मैं वो आपको दिमाग में बैठा दे रहा हूँ। वो कौन कौन सा फोर्स है? तो सबसे पहला मैं नाम लूँगा गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन का फोर्स।
जैसे आप पृथ्वी और सूर्य के बीच में हमेशा बल लगते रहता है, जिसके कारण वो हमेशा सूर्य के चारों तरफ घूमते रहती है। मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि पृथ्वी के गति की दिशा हमेशा बदलती रहती है वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार गति में, और वस्तु की गति की दिशा ऐसे ही नहीं बदल सकती। बदल रही है मतलब फोर्स लग रहा है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमेशा गुरुत्वाकर्षण का बल लगता रहता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई धागा नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे हैं और उनके बीच कोई रस्सी नहीं है जो पत्थर और रस्सी की तरह बंधे हुए हैं और सूर्य उसको लगातार केंद्र की तरफ खींचे जा रहा है और पृथ्वी को मजबूरन घूमना पड़ रहा है। नहीं, पृथ्वी के पास द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, सूर्य के पास द्रव्यमान उससे भी बहुत गुना ज़्यादा है। तो उन दोनों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से हम जानते हैं, और उसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। तो वो क्या हो गया? विदाउट कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, असंपर्क बल हो गया। ओके, आप ये बात जानते होंगे कि परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। तो कोई भी धनावेशित कण है जिसपे प्लस चार्ज है और कोई भी ऋणावेशित कण है जिसपे माइनस चार्ज है, तो उसको एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट में रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह दूरी पर भी हैं, अगर एक डिस्टेंस पर भी हैं, तो उनके बीच संपर्क नहीं भी है, तब भी वह एक दूसरे पर बल लगाते हैं। 2 आवेशित कण एक दूसरे से दूर भी अगर हो तो वह एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, जिसको हम दूरी प्रक्रिया बल बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया कौन सा भाई? आवेशों के बीच लगने वाला बल दूरी प्रक्रिया बल होता है, जिसको हमने नाम दिया है विद्युत बल। 10th में पढ़ना है और आप और गहराई में पढ़ेंगे तो 12th में आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बल के प्रकार को अध्ययन करना है, फोर्स के टाइप्स को पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ पे उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसको हम विद्युत बल कहते हैं, और ये जो बल है विद्युत बल जो है वह दूरी प्रक्रिया बल है, वह असंपर्क बल है, वो बिना कांटेक्ट का, विदाउट कांटेक्ट का फोर्स है। ठीक है, एक और ऐसा फोर्स है जिसको हम जिक्र करना चाहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। आपने देखा होगा, बचपन के किस्से हैं ये हमारे और आपके, कि एक चुंबक यहाँ हो, दूसरा चुंबक यहाँ हो, दूरी पर रख देते थे, अचानक से वो सट जाता था, खींच लेता है। या आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब चुंबक को घुमा के रख दिया जाए और नज़दीक रख दिया जाए तो भाग जाते हैं, ऐसा भी होता है। मतलब आकर्षण भी होता है और किसी खास स्थिति में विकर्षण भी होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि 2 चुंबक बिना कांटेक्ट, बिना संपर्क के एक दूसरे पे बल आरोपित कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? असंपर्क बल है। तो गुरुत्वाकर्षण का बल, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पृथ्वी भी अगर इसको मैं छोड़ दूं, सिर्फ मैंने फेंका नहीं, इसको मैं सिर्फ छोड़ दूं तो पृथ्वी इसको खींचने लगती है। तो क्या पृथ्वी इसको पकड़ के खींच रही है? आंसर है नहीं। यही तो कारण है कि ग्रेविटेशन का इजाद हुआ, जो न्यूटन की कहानी प्रसिद्ध है। जब बगीचे में बैठे थे, सेब के पेड़ से सेब गिरा और न्यूटन ने ये सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ना कोई रस्सी है, ना कोई खींच रहा है, ना कोई पकड़ने गया, गजब वाला, ऐसे कैसे हो गया, ये हो कैसे सकता है? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी वस्तु जिसको पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है तो उसको पकड़ती नहीं हो, वो दूर से ही बल लगाती है। तो दूरी प्रक्रिया बल है, असंपर्क बल है, विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। तो विद्युत बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, चुंबकीय बल हो, ये ऐसे फोर्सेस के एग्जाम्पल्स हैं, ये ऐसे बलों के उदाहरण हैं जो असंपर्क होते हैं, जो बिना संपर्क के लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वैसा बल जो बिना संपर्क के आरोपित किया जा सके, जो बिना स्पर्श के किसी वस्तु पर आरोपित किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? असंपर्क बल कहते हैं। ओके, दूसरा होता है स्पर्श बल या संपर्क बल जिसको कहते हैं, जिसके लिए छूना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप चाहते हैं कि पत्थर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाए, तो जरूरी है कि आप उसको एक धागा से बांधे, धागा को पकड़ें या किसी तरीके से उसको सेंट्रॉइड करें, केंद्रित करें और उसमें धागा को लगातार सेंटर की तरफ खींचें, जिसके कारण वो घूमेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? ओके, आप चाहते हैं कि किसी वस्तु को डिस्प्लेस करना है, कोई कॉपी या किताब उसको चाहते हैं कि मूव करना, उसको धकेलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये वाला जो बोर्ड है ये यहाँ से खिसक करके थोड़ा सा 1 फीट उधर चला जाए, तो मुझे इस पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, संपर्क करके बल लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसी फोर्सेज है, जैसे मैं और कुछ एग्जांपल दे दूं। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल क्या है? वैसा बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है, वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। अपोजिशन ऑफ द मोशन।
मतलब कोई ही वस्तु जा रही है और उसकी गति का जो विरोध करता है उसको हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे आप ये देखते होंगे कि आप जब साइकिल चलाते हैं तो आपने साइकिल चलाते वक्त पैडल मारा तो साइकिल चलने लगी। अगर आप पैडल मारना छोड़ दें तो धीरे धीरे क्या होता है, साइकिल रुक जाती है। तो धीरे धीरे जो साइकिल रुक जाती है इसका कारण क्या है? कारण यह है कि साइकिल का जो व्हील है, साइकिल का जो पहिया है, चक्का है, वो सड़क के संपर्क में, और सड़क पे अप एंड डाउन्स होते हैं। जो सड़क आपको बिल्कुल स्मूथ, चिकना या प्लेन जितना भी दिख रहा हो, आपको बता दें कि उस पे ऐसे ऐसे फ्रिक्शन होते हैं, अप एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। तो आपका जब वो जो व्हील है, जो चक्का है, जो पहिया है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो पहिया है बिल्कुल स्मूथ चिकने सड़क पे या पक्की है या बहुत बढ़िया से ढलाई किया हुआ है उसमें चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। घर्षण को कम किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आप इस पे अच्छे से पेंट करवा दीजिए, चाहे कुछ भी करवा दीजिए, उसको कम कर सकते हैं। इसको कंप्लीटली आप समाप्त नहीं कर सकते। दुनिया की ऐसी कोई सतह नहीं है इस पे घर्षण नहीं हो, ठीक है। वो चाहे कांच हो, चाहे कुछ भी ऐसा ले लीजिए, ठीक है, उस पर घर्षण है ही है। इसके जिक्र हम लोग करेंगे जब हम लोग गैलीलियो द्वारा दिए गए जड़त्व के नियम की व्याख्या करेंगे। तो होता क्या है कि जिस सड़क पे आप चला रहे होते हैं उस पे इस तरह के अप एंड डाउन्स होते हैं इस पे। तो जब ये साइकिल का पहिया जब इस पे घूमने की कोशिश करता है, जब चलता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला जो अप है ये क्या करेगा, इसकी गति के विरोध करेगा। फिर यहाँ से ये जैसे जैसे रोलिंग करता हुआ, जो है सो कि रोल करता हुआ, घूर्णन करता हुआ ये आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये घर्षण के सड़क का घर्षण है, सड़क का अप एंड डाउन्स है। और वो क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करेंगे, क्योंकि ये गति के कारण, अपने मोशन के कारण आगे जाना चाहेगा, और इसका जो हाइट है ये क्या चाहेगा, इसको इधर रोकने के लिए। तो सड़क क्या करता है, साइकिल के पहिए पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा, गति के उल्टे दिशा में बल लगाएगा, और वह उसकी गति को कम करना चाहेगा, उसे रोकना चाहेगा। तो हम उसे घर्षण बल नाम देते हैं कि जो बल वस्तु की गति का विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो यह जो फ्रिक्शनल फोर्स है क्या है, स्पर्श बल है, संपर्क बल है। आप सोच रहे होंगे कि क्या घर्षण बल सिर्फ यहीं तक सीमित? आंसर है नहीं। आप हवाई जहाज मान लीजिए चला रहे हैं या कोई प्लेन वगैरह चल रहा है, तो सोचिए कि ये जो स्पेस है, जो जगह है खाली, यहाँ पे क्या वायुमंडल है। तो जब वो चलता है तो सामने हवा है। ये आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं जब आप बाइक पे बैठे हों और काफ़ी 70-80 के स्पीड में जब गाड़ियाँ चलती हैं, तो जो है सो क्या होता है, सामने से हवा का फ्रिक्शन, या साइकिल में भी होता है, थोड़ा कम होता है। तो हवा, आपको लगता होगा कि ऐसा हवा क्या कर रहा है, हमको पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो जो हवा क्या करता है, वो आपके मोशन का अपोज करता है, आपकी गति का विरोध करता है, तो वो भी घर्षण बल है। तो जरूरी है घर्षण बल के लिए कि वो आपके कांटेक्ट में हो, आपके संपर्क में हो। घर्षण बल विदाउट कांटेक्ट नहीं अप्लाई हो सकता। बात ये समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो जो घर्षण बल है वो क्या है, वो एक संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स है। वो जब किसी वस्तु के सतह से कांटेक्ट होगा तब वो क्या करेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगाएगा, वस्तु के गति का विरोध करेगा, वस्तु में जो परिवर्तन आएगा उसका वो विरोध करने का प्रयास करता है घर्षण बल, ठीक है। तो इस तरीके से बल के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अब जो है सो कि ये तो हो गया कि बल जितने भी होते हैं वो दो रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक या तो संपर्क होंगे, यानी छू करके लगेगा, स्पर्श वाला लगेगा, और एक होगा कि बिना स्पर्श का भी लग सकता है, ठीक है। एक और आधार है जिसके ऊपर हम लोग वर्गीकृत बल को कर सकते हैं। वो क्या है, वो है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, संतुलित और असंतुलित। एक मैंने क्या बोला था, संपर्क बल। जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल समझाया आपको, क्या, घर्षण बल, और जो है सो कि इसी में एक क्या था, असंपर्क बल।
जैसे इसमें क्या आ सकता है, विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये जो तीनों फोर्सेस हैं ये बिना कांटेक्ट के अप्लाई होते हैं। ये कांटेक्ट फोर्स है, इसके लिए संपर्क आवश्यक है। और एक जो वर्गीकरण था वो क्या था हमारा, संतुलित बल। और इसी में जो है सो कि एक होगा अनबैलेंस्ड, असंतुलित बल। बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। आप फोर्स भी जब लगाएंगे तो या तो कांटेक्ट होगा या विदाउट कांटेक्ट होगा, और जब भी आप फोर्स लगाएंगे तो कांटेक्ट या विदाउट कांटेक्ट में भी वो या तो बैलेंस्ड होगा और नहीं तो अनबैलेंस्ड होगा। जैसे मैंने इस दशा में मुझे फोर्स लगाना है तो देख लीजिए ये कांटेक्ट हो गया क्योंकि मैं इसको स्पर्श कर रहा हूँ। दूसरी चीज, अब या तो ये बैलेंस होगा नहीं तो अनबैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि जब इस पे दोनों तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो 5 न्यूटन इधर से और 5 न्यूटन इधर से, मतलब दोनों तरफ से अगर बराबर बल से दबाया जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। अब एक तरफ क्या करें जोर से और एक तरफ कम बल से तो क्या होगा, ये मूव करना शुरू कर देगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि वो जो बल था वो क्या था, असंतुलित बल था, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन शुरू हो जाए, वस्तु की स्थिति बदलने लगे, तो आप समझ जाइए कि वस्तु पे लगने वाला जो बल है वह असंतुलित बल है, अनबैलेंस फोर्स है। और वस्तु की स्थिति नहीं बदले तो वह बैलेंस फोर्स है। फोर्स लग रहा है लेकिन बैलेंस भी हो सकता है और वो अनबैलेंस। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई साइकिल है, ठीक है, कोई साइकिल है या साइकिल नहीं, आप कोई कार ले लीजिए, ठीक है। कोई कार जा रही है और वो 20 के स्पीड से जा रही है, ठीक। तो 20 के स्पीड जा रही है, अब हम क्या करते हैं कि किसी सहायता से, किसी मदद से उस पर 50 न्यूटन पीछे से और 50 न्यूटन आगे से बल लगा दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जो कार की जो वेग है क्या उसमें बदलाव आ जाएगा। जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, यदि उस गति के दौरान जो कार गति कर रही है उसके दौरान जितना बल आगे से उतना ही बल पीछे से उस कार पे लगाया जाए तो क्या कार की जो वेग है, कार की जो स्थिति है वो बदल जाएगी, वो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सोचिए। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जब आप उन दोनों फोर्स को जोड़ेंगे, जितना बल पीछे से लग रहा है उतना ही बल आगे से, तो उन दोनों का सदिश योग 0 आता है। वेक्टर में मैंने शुरू में बताया था पढ़ाने में कि 2 सदिशों को कैसे जोड़ते हैं। तो बराबर परिमाण के 2 सदिश को आप जाके जोड़िए, जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात बीच का कोण 180 होता है, तो उसका परिणामी 0 आ जाएगा। अर्थात आप उस कार पे बल जो लगा रहे हैं दोनों, उसका इफेक्ट, उसका सम, उसका योगफल क्या है? 0 है, 0 है। तो कैसे उसमें चेंज आ जाएगा? तो वैसे आपने बल लगाया, लेकिन वो बल कौन सा था? संतुलित बल था, बैलेंस फोर्स था, ठीक है। और ये क्या है? असंतुलित बल। हाँ, यही होता कि भाई आप जैसे कि वो कार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, अब पीछे से 100 न्यूटन का बल लग रहा है और आगे से 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो आगे वाला कम है, पीछे वाला ज़्यादा है, तो क्या होगा? कार की जो वेग होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था, आगे से 1000 न्यूटन लगा दीजिए, पीछे से 100 न्यूटन, अब वो क्या होगा? उस कार की वेग कम होने लगेगी। तो ये क्या हो गया? अनबैलेंस फोर्स हो गया। ये डस्टर है, दोनों तरफ से जब तक बराबर लगाते रहेंगे ये यहीं पे रहेगा, लेकिन जैसे ही एक तरफ वाला फोर्स कम कर देंगे और इधर वाला वही रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा? ये मूव करना शुरू कर देगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन
इस बात का सूचक है, इस बात का इंडिकेटर है कि वस्तु पे जो फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस है। और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होना और फोर्स का लगना इस बात का इंडिकेटर है, इस बात का सूचक है कि उसमें जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस है। क्योंकि बैलेंस फोर्स जब भी लगेगा तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो वस्तु की स्थिति में डेफिनेटली निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो इसको हम फिजिक्स की भाषा में, भौतिकी की भाषा में किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो जैसा मैंने इन सबको परिभाषित करने का प्रयास किया है, आप एक एक करके सभी पॉइंट को लिख सकते हैं। यहाँ भी इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। संतुलित बल क्या है? तो संतुलित बल का मतलब है कि अगर किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल युग्म आरोपित हो रहे हैं, बल युग्म का मतलब बल का जोड़ा बहुत सारा, ठीक है, तो अगर किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल युग्म आरोपित हो रहे हों और उन सबका योगफल, सबका परिणामी रिजल्टेंट 0 हो तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। और यदि किसी वस्तु पर आरोपित 2 या 2 से अधिक बल युग्म का परिणामी अर्थात उन सबका सदिश योग 0 नहीं हो तो हम उसे असंतुलित बल कहेंगे। सभी फोर्स को, जितने सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं सबको हम जोड़े, यदि रिजल्टेंट 0 आ गया तो संतुलित बोल देंगे, रिजल्टेंट 0 नहीं आया तो असंतुलित बोलेंगे। मैंने डेफिनेशन बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे संपर्क बल वैसा बल जो वस्तु को स्पर्श करके लगाया जाए, छू करके लगाया जाए, उसे संपर्क बल कहते हैं। और वैसा बल जो वस्तु पर बिना संपर्क का, बिना स्पर्श की आरोपित हो जाए उसे असंपर्क बल कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत बल की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो क्या होगा कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। चुंबकीय बल, चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। 2 द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स, इसे आपको ध्यान में रखना है। और जो डेफिनेशन मैंने बोला एक एक करके इन सबको पॉइंट वाइज उन डेफिनेशन को लिखिए। ठीक है, ओके। चलिए अब हमें ये देखना है कि गैलीलियो गैलीली जो इटली के एक महान वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे? इटली के थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा हमें लॉ दिया जो फिजिक्स में या भौतिक के प्रति पूरे नज़रिया को बदल के रख दिया। और कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा लॉ है जो आए दिन फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ाने के दौरान हम लोग उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं और देते हैं, जिसका नाम है जड़त्व, इनर्शिया। तो सबसे पहले प्रारंभ में एक दर्शन शास्त्री थे, फिलोसफर, जिनका नाम था अरस्तु। तो उनका ऐसा मानना था कि अगर कोई वस्तु विराम में है, कोई वस्तु रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो उसका अपना गुण होता है। मतलब अरस्तु का यह विचार था कि वो अपना रुका हुआ है तो उसका अपना गुण है जिसके कारण वो स्थिर अवस्था में है। ठीक है, लेकिन बाद में जो गैलीलियो गैलीली आए, जिनका आप ये जन्म तिथि और मृत्यु तिथि देख करके आप समझ सकते हैं कि ये 16वीं 17वीं शताब्दी की बात है, कि 1564 और 1642। और एक बात खास इसमें ये है कि 1642 में इनकी मृत्यु हुई और इसी वर्ष सर आइजैक न्यूटन की जन्म हुई थी। तो इनकी मृत्यु तिथि और न्यूटन साहब की जन्म का वर्ष दोनों एक ही है। खैर, तो गैलीलियो गैलीली ने एक एक्सपेरिमेंट किए, कुछ ऐसा कि उन्होंने एक नततल लिया, नततल, या इसको आप आम भाषा में ढालू कह सकते हैं, या हमारे ग्रामीण स्तर पे इसको बिछुलिया कहा जाता है, जिससे बच्चे फिसलते हैं, खेलते हैं। तो यहाँ पे एक बॉल जो है, एक गेंद जो है, इस पर उन्होंने छोड़ा और इसको ऑब्जर्व किया, देखा कि यहाँ जो है
स्पीड कुछ और है, यहाँ जो है स्पीड कुछ और है, यहाँ जो है वो स्पीड कुछ और है। मतलब धीरे 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 इस गेंद की जो स्पीड है, वेग है, वो बढ़ती जा रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अर्थात यहाँ गेंद के पास त्वरण था, एक्सेलरेशन था। फिर कोई इसको उठा करके फिर से यहाँ पे छोड़े, फिर उठा कर फिर छोड़े। तो लगातार उन्होंने देखा कि जब किसी वस्तु को एक ढालू पर, एक स्लोप पर, एक नत्तल पर हम रख के छोड़ रहे हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जा रहा है, मतलब वह त्वरित गति कर रही है, लगातार उसका वेग बढ़ते जा रहा है। यहाँ 0 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15 वेग बढ़ते जा रहा है। इसके विपरीत उन्होंने ये किया कि फिर से एक नत्तल पे एक गेंद को अपोजिट डायरेक्शन में भेजा, मतलब उल्टे दिशा में, यहाँ से फेंका और फेंका मान लीजिए कि 15 मीटर प्रति सेकंड से। तो देखा कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे इसका वेग जो है घटते जा रहा है। अर्थात यहाँ पे गेंद की गति क्या हो गई, गेंद में क्या आ गया, मंदन, डी एक्सेलरेशन। धीरे 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 जो है वेग क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि जो है अगर किसी ढालू पर किसी गेंद को जब हम छोड़ रहे हैं, किसी नत्तल पे हम गेंद को ऊपर से छोड़ रहे हैं तो उसका वेग लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी प्रकार के नत्तल पे जब हम नीचे से फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो लगातार वेग घटते जा रहा है। तो अगर कोई समतल है, कोई अगर प्लेन सड़क है या कोई भी ऐसा समतल है सीधा, और उस पे यदि हम एक गेंद को फेंकें किसी वेग से तो क्या होना चाहिए, आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए। इसका वेग आगे जाके बढ़ जाना चाहिए या इसका वेग आगे जाके घट जाना चाहिए? तो आंसर है कि इसका वेग ना ही बढ़ना चाहिए और ना ही घटना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट है, ये जो दोनों प्रयोग है, ये क्या बता रहे हैं कि जब किसी ढालू पर ऊपर से आप नीचे की तरफ गेंद को छोड़ रहे हैं तो उसका वेग बढ़ते जा रहा है, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो वेग घटते जा रहा है। तो अगर ये ढालू नहीं हो, अगर समतल हो, प्लेन हो और उस पर कोई वस्तु गति कर रही हो तो होना क्या चाहिए? वेग बढ़ने के लिए डाउन चाहिए, वेग घटने के लिए अप चाहिए। लेकिन अगर पूरा प्लेनर है तो क्या होना चाहिए? अगर कोई वस्तु एक बार गति में ला दिया जाए तो इसको हमेशा गति में ही रहना चाहिए, इसका वेग ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। और इसी को गैलीलियो गैलीली ने जड़त्व के नियम के रूप में प्रतिपादित किया। उसको बताया कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गति में आ जाए एक बार तो गति में ही रहना चाहती है, और वह निश्चित दिशा में गतिमान है तो उसी निश्चित दिशा में गतिमान रहना चाहती है। तो इसके लिए उन्होंने एक और छोटे से एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने इस प्रकार से जड़त्व को दर्शाया कि इस प्रकार से उन्होंने एक जैसे कि इस प्रकार का उन्होंने एक ट्रैक लिया और यहां से गेंद को छोड़ा। ठीक है, जब यहां से वो गेंद को छोड़े तो ये गेंद ऐसे होते हुए आया, यहां आया और फिर से ये गेंद यहां चला गया। मतलब जितने हाइट से इस गेंद को उन्होंने छोड़ा था उतने ही हाइट पे ये चला गया, पहुंच गया। हाँ, एक्चुअल अब देखेंगे, आप अगर इस तरह कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्चुअल आप देखेंगे तो ये उतना हाइट नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो सतह है इसके ऊपर फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है जो इसकी गति का विरोध करता है और उसे कम कर देता है, और ये थोड़ा इसके वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा डाउन रह जाएगा अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो। लेकिन अगर यह सतह बिल्कुल ही फ्रिक्शन लेस हो, बिल्कुल ही घर्षण विहीन हो, घर्षण हो ही नहीं, तो जिस हाइट से आप इसको, जितनी ऊंचाई से आप इसको यहां से छोड़ रहे हैं, यह डेफिनेटली उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचने वाला है। ठीक है, अब जो है सुखी, अगर ये बात है तो जरा इस बात को समझिए कि अगर इसको हम ऐसे कर दें, ये जो इस ट्रैक जो है यहां से गेंद को गिरा रहे ऐसे, और इधर वाला जो है इसको थोड़ा सा ऐसे डाउन कर देते हैं। अब बताइए कि जब ये गेंद यहां से ऐसे डाउन जाएगा
और ये बिल्कुल अगर फ्रिक्शन लेस है तो यहाँ से ये इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार जाएगा, तो जितना हाइट से ये नीचे आया है उतने ही हाइट तक जाएगा इधर कहीं, ठीक है। जितने हाइट से डाउन है उतने ही हाइट के ऊपर ये चला जाएगा। लेकिन यहाँ और यहाँ एक डिफरेंट है। क्या? यहां से हमने छोड़ा और ये सतह अगर पूरा घर्षण विहीन हो, फ्रिक्शन लेस हो, तो जिस हाइट से गिरा है ये उसी हाइट तक पहुंच जाता है। यहां भी जिस हाइट से गिरेगा उसी हाइट पे पहुंचेगा। लेकिन अंतर ये है कि अगर इस किनारे को आपने थोड़ा सा डाउन कर दिया है तो यहाँ जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, यहाँ जो दूरी तय की गई है, उसके सापेक्ष में ये वाला जो दूरी है ये अधिक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला जो ट्रैक है, अगर बिल्कुल इसको ऐसा कर दिया जाए, स्ट्रेट कर दिया जाए, तो सोचिए क्या होगा कि जब ये बॉल, जब ये गेंद यहाँ से गिरेगा तो ये कंटिन्यूअसली जो है सो कि मोशन में ही रहना चाहेगा, गति में रहना चाहेगा, और तब तक ये गति में रहना चाहेगा जब तक उसको ये हाइट ना मिल जाए। मतलब अगर ये बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल ये इस पे घर्षण नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेट है, तो चिरस्थायी, मतलब हमेशा के लिए यह जो गेंद है गति अवस्था में ही रहेगी, कभी विरामावस्था में नहीं आएगी। लेकिन प्रायोगिक रूप से होता यह है कि ये इसको अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो बहुत अधिक दूर तक जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो विराम में आ जाता है। कारण क्या है कि सतह पे घर्षण है, फ्रिक्शन है। अगर घर्षण नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो निश्चित रूप से यह जो गेंद है वह हमेशा के लिए गति में ही रहती। तो इस तरीके से वस्तु का जो गुण है वो सामने आया कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो हमेशा विराम में ही रहना चाहता है, और अगर कोई वस्तु गति में एक बार आ जाए तो उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी इच्छा बन जाती है कि हमेशा हम गति में ही रहें। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये कहलाया जड़त्व का नियम कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वह परिवर्तन नहीं चाहता है, वो चाहे जो गुण हो, वस्तु का वह गुण जिसे वह बदलना नहीं चाहता, परिवर्तित करना नहीं चाहता, वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, एनर्जिया कहलाता है। और इसी चीज को आके थोड़ा सा न्यूटन ने करेक्ट किया था। न्यूटन साहब ने थोड़ा सा उसको अपने प्रथम नियम में इस चीज को लेते हुए उन्होंने बोला था कि ठीक है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, उसकी टेंडेंसी होती है, लेकिन कब तक? ये बात सही है, लेकिन कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु गति में है तो वो हमेशा के लिए गति में रहना चाहती है, लेकिन जैसे ही घर्षण बल लगेगा, जैसे ही कोई बाहर से बल लगेगा, वैसे ही उसकी गति में परिवर्तन आ जाएगा। वह विराम से गति में, गति से विराम में हो सकती है। तो गैलीलियो का जड़त्व का नियम है वो क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वह परिवर्तन नहीं चाहता है, अर्थात अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु निश्चित दिशा में गतिमान है तो वह निश्चित दिशा में ही गतिमान रहना चाहती है। ये है गैलीली के जड़त्व का नियम कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वह परिवर्तन नहीं चाहता। लेकिन न्यूटन साहब ने बोला कि ठीक है, किसी वस्तु का गुण जिसमें परिवर्तन नहीं चाहता, लेकिन परिवर्तन कब तक नहीं हो सकता? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे, बाह्य बल न लगे। जैसे ही बाहरी बल लगेगा वैसे ही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आएगा। और ध्यान रखिए, बाहरी बल जो लगना चाहिए वो असंतुलित होना चाहिए, अनबैलेंस्ड। अदरवाइज अगर आप बैलेंस फोर्स भी लगाएं तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। कोई वस्तु अगर रेस्ट में है और आप बैलेंस फोर्स लगाने लगे, संतुलित बल लगाने लगे, तो कोई जो है सो कि उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था गैलीलियो गैलीली के जड़त्व का नियम का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। अब मैं उस नियम को लिख देता हूं। किसी वस्तु का वह गुण जिसे वस्तु बदलना अर्थात परिवर्तित करना नहीं चाहता है, कॉमा, जड़त्व कहलाता है।
अर्थात यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है। या कोई वस्तु निश्चित दिशा में गतिमान है तो वह निश्चित दिशा में गतिमान रहना चाहती है। वस्तु का यही गुण, वस्तु का यही गुण जड़त्व कहलाता है। वस्तु का यही गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अब अगर ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जड़त्व तीन प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, और एक हो सकता है दिशा का जड़त्व। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीन तरह का वस्तुओं की टेंडेंसी हो सकती है। जैसे अगर कोई वस्तु रुका है तो वो चाहता है कि हम रुके रहें। अगर कोई वस्तु एक बार गति में आ जाए तो वो चाहता है कि हम गति में ही रहें। अब ये अलग बात है कि हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, चाहे कोई भी बाह्य बल हो, उसको लगा करके हम विराम में ला देते हैं। लेकिन अगर कोई बाह्य बल ना लगे तो उसकी जो इच्छा है कि हम गतिशील रहें वो रहेगा। और वस्तु के पास, अगर वस्तु जब गति करती है तो उसके पास एक दिशा होती है। तो वस्तु के पास जो गति की दिशा होती है, वस्तु हमेशा ये चाहती है कि जिस दिशा में वो गतिमान है उसी दिशा में गतिमान रहे। वो अपने दिशा को भी नहीं बदलना चाहती है जब तक कि हम उसे बाहरी बनने लगे। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं अगर टर्निंग है और आप जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से गाड़ी ले जा रहे हैं तो वस्तु की टेंडेंसी आ जाती है कि हम नहीं मुड़े ज़बरदस्ती, इसके बजाय कि हम उसको ज़बरदस्ती मोड़ते हैं। और हम उसे अगर ना मोड़ें या जैसे कि अपनी गाड़ी को स्लो ना करें तो उसकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि हमको वो गड्ढे में लेके चला जाएगा, हमारी गाड़ी टर्न नहीं लेगी। तो वस्तु के पास जो गति की निश्चित दिशा होती है वो हमेशा उसी दिशा में गतिमान रहना चाहती है जिस दिशा में वो है। अब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसी दिशा को बदलते हैं, है वो समझ में? तो वस्तु अपने गति की दिशा को भी नहीं बदलना चाहती है। ठीक है, तो जड़त्व तीन तरह का, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो ये इनर्शिया था। इनर्शिया तीन प्रकार का होता है, इन तीनों का आप लिख लीजिए। ठीक है, और सिंपल आपसे ये पूछा जाए कि जड़त्व जो तीन तरह का होता है उन तीनों का अलग अलग नियम बताइए, तो आप इसमें से अलग अलग कर सकते हैं, या मैं इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। और अलग अलग जड़त्व, जो विराम का जड़त्व है, गति का जड़त्व है, उसके उदाहरण कुछ आपको समझने हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।